ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में क्लास 2 में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बैकग्राउंड हमने पूरा समझ लिया था, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों किया जाता है, क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन करने का, उसका प्रोसेस क्या है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। अब हम लोग जो आज देखेंगे वो हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं संगठनात्मक ढांचा। ढांचे का मतलब है जैसे हमारी बॉडी जो है वो कैसे बनी है, एक उसका एक ढांचा है, एक उसका एक आकरण है, वो कैसे बनी हुई है। हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, हमारी बॉडी में ब्लड है, हमारी बॉडी में सेल्स हैं, हमारी बॉडी में नेल्स हैं। तो इन सारे पार्ट्स को मिला के, आर्टिफिशियल चीज़ों को मिला के, है ना, एक चीज़ बनती है जिसे हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी को भी हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। और वो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मीनिंग क्या लिखी हुई है। Organizational structure refers to framework within which managerial and operating tasks are performed। क्या मीनिंग लिखी है, ध्यान से देखिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क को कहते हैं जिसके अंदर मैनेजियल डिसीजंस और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। तीन चीजों का ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, लोगों का काम से रिसोर्स का क्या रिलेशन है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप अपनी कंपनी में क्या कर लोगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग कर लोगे, तब आपको पता चलेगा। राइट। अब आपकी बुक में डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की, लेकिन इसको हम डिटेल से देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो ये चार्ट क्या है, जैसे मान लो ये किसी कंपनी का स्ट्रक्चर है। सबसे टॉप पे है किसी कंपनी का डायरेक्टर। डायरेक्टर जो होता है कंपनी का टॉप मोस्ट पर्सनल होता है। मालिक नहीं बोलते आप डायरेक्टर को, डायरेक्टर को हम मालिक नहीं बोल सकते। वो मालिक हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर को मालिक बोलना गलत है। कई कंपनी में डायरेक्टर बोलते हैं जो कंपनी को डायरेक्ट करता है, जो कंपनी की दिशा निर्देश करता है। उसके बाद मैनेजर। मैनेजर के अंदर हम टीम को बांटते हैं लीडर। लीडर कंपनी में मल्टीपल हो सकते हैं। फिर लीडर के बाद हम लोग अथॉरिटी देते हैं सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के बाद हम लोग देते हैं ऑपरेटर, जिसे आप ऑपरेटिव्स भी कह सकते हैं। फिर उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम को संभालेंगे। तो एक बड़ी कंपनी को टुकड़ों में तोड़ा गया। कैसे, आप डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के अंदर मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के अंदर लीडर्स हैं, उनके अंदर सुपरवाइजर्स हैं। इतने प्रकार की पोस्ट होती हैं कंपनी। जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाओगे आपको इतने सारे वहाँ डेजिग्नेशन दिए जाएंगे। क्या, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बहुत सारे ऐसे क्या हैं, एक आपको पोजीशन दी जाती है जिससे आप कंपनी में काम करते हो और आपका लेवल पता चले। अच्छा, थियोरेटिकली देखा जाए तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन को अगर मैं स्ट्रक्चरिंग करूं तो एक होती है शिक्षा एक फॉर्मल वे में, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, जिसमें आप जाते हो, एडमिशन कराते हो, क्लास लेते हो, फिर शाम को घर आते हो। ये है एक फॉर्मल वे। वहाँ का एक ड्रेसिंग सेंस होता है, वहाँ का एक एनवायरनमेंट होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है। ये है फॉर्मल एजुकेशन। इसी तरीके से जब कंपनी में आप काम करते हो तो संस्था भी दो तरीके से चलती है, एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन में अगर आप कोचिंग लेते हो, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, ट्यूशन क्लासेस लेते हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, तो वहाँ जो स्ट्रक्चर है वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब, फॉर्मल में आप वो है जहाँ से आप कोलैबोरेट करते हो, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जहाँ से आप डिग्री लेते हो। लेकिन उसकी हेल्प के लिए, आप अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, असिस्टेंस के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो, तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर बोलता है उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखिए क्या लिखा हुआ मीनिंग में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन, मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। स्कूल को डिजाइन किया गया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, सीबीएसई ने उसको फॉर्म किया है, एक बॉडी उसको चलाती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, राइट। तो डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब स्कूल का एक गोल है, टीचर्स का एक गोल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक गोल है, गवर्नमेंट का एक रोल है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम एक पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं।
अब जैसे आगे लिखा है द स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो फंक्शनल हो सकता है या डिविजनल हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे नीचे लिखा, टीचिंग मेथडोलॉजी जो स्कूल में है या कॉलेजेस में अगर दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसके और भी डिटेल में, तो मैं आपको बता दूं 2020-21 सेशन से फॉर्मल इनफॉर्मल को डिलीट किया गया है। फॉर्मल इनफॉर्मल को डिलीट किया गया है, तो मैं इसको डिटेल से ना बता के इसके आगे का डिस्कशन में स्टार्ट कर रहा हूं। तो फॉर्मल के फीचर्स क्या होते हैं इसको अभी हम क्लास में नहीं लेंगे। अगर मुझे लगा इसको रेलेवेंट है तो हम इसको प्री बोर्ड से पहले या बोर्ड से पहले एक बार देख लेंगे, राइट। तो वो उस पार्ट पे हम लोग चल लेते हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए तो है। अब मैंने आपको फॉर्मल का बताया, अब थोड़ा सा आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेक्शन हुआ एम्प्लॉय में, आप कहीं और से काम करने आते हो, एक दूसरा एम्प्लॉय किसी और जगह से काम करने आता है, कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी रीजन का है, कोई कितना एजुकेटेड है, कोई कम एजुकेटेड है, तो इन सभी लोगों का इंटरेक्शन एक नेटवर्क के थ्रू हुआ, सोशल रिलेशनशिप बना, फ्रेंडशिप हुई, उनमें एक इमोशंस क्रिएट हुई, तो उसकी वजह से जो उन्होंने अपना एक समुदाय बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, उसे हम बोलेंगे इनफॉर्मल। उसको मैनेजमेंट ने क्रिएट नहीं किया, हाँ ये कह सकते हैं कि फॉर्मल की वजह से वो क्रिएट हुआ, क्योंकि फॉर्मल अगर स्ट्रक्चर नहीं होता तो इनफॉर्मल भी क्रिएट नहीं हो पाता, राइट। फॉर एग्जांपल टीचिंग मेथोडोलॉजी इन कोचिंग सेंटर, मैनेजर प्लेइंग क्रिकेट विद सबऑर्डिनेट्स। अब ऐसा नहीं है कि ऑफिस में सिर्फ काम ही होता है, काम के साथ साथ वहाँ पे गेम्स होते हैं, वहाँ पे संडेज मनाए जाते हैं, वीकेंड सेलिब्रेट किए जाते हैं, पार्टीज होती हैं, बर्थडेज होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोशल वैल्यूज को ध्यान में रख के हम थोड़ा सा इमोशंस का भी ध्यान रखते हैं। तो वो स्ट्रक्चर मैनेजमेंट का क्रिएट किया हुआ नहीं है, वो ह्यूमंस का सोशल रिलेशनशिप की वजह से क्रिएट हुआ है। दैट रिलेशनशिप that structure due to that relationship is called informal organization, right। अब इसको भी जैसे मैंने बताया फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज मैं अभी नहीं देखूंगा, राइट। अब इसके बाद मैं सीधा आपको ले चल रहा हूं जो नेक्स्ट कैटेगरी है, क्या, फंक्शनल और डिविजनल। हमारे पास जो अगली कैटेगरी है वो है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और अ जॉब, इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ध्यान से मीनिंग देखना, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्या लिखा है, व्हेन द एक्टिविटीज, काम को या जॉब को, आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड फंक्शन और जॉब। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को कैसे बांटते हो, आपको काम क्या मिला है, कब उसको फिनिश करना है, कितने इसको टाइम लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितने व्यक्ति लगेंगे, तो इसका मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिवाइड कर रहे हो, फंक्शन के हिसाब से। फंक्शनल स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं। जैसे कि इन अ कंपनी, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इन अ कंपनी देयर आर HR मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, रिसर्च मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एटसेट्रा वर्किंग एट सेपरेट फंक्शन। अब कंपनी एक ही है, लेकिन कंपनी को कैसे बांटा गया, काम के आधार पर। एम्प्लॉय को हायर करना है, HR रख लीजिए, मार्केटिंग करनी है, विज्ञापन करना है, मार्केटिंग मैनेजर रख लीजिए, पैसों का देखभाल करना है, फाइनेंस मैनेजर रख लीजिए, रिसर्च करवानी है, रिसर्च मैनेजर रख लीजिए, प्रोडक्शन का जिम्मा किसी को देना है, प्रोडक्शन मैनेजर। तो जब आप किसी कंपनी में डिवाइड करते हो टीम को या फंक्शन के हिसाब से टीम को बांटते हो, तो आपके स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम। क्या कहता है डायग्राम, सबसे पहले कंपनी का कौन है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे टॉप पे हैं ये। इन्होंने अपने काम को कैसे बांटा कि एक पर्सन किसको संभाल लेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक संभाल लेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक संभाल लेगा सेल्स डिपार्टमेंट। अब ये तीनों तो हेड हो गए।
अब इनको भी कौन चाहिए, पर्सन चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो देखिए प्रोडक्शन मैनेजर ने 2 पर्सन को हायर कर लिया, मार्केटिंग मैनेजर ने 2 पर्सन को हायर कर लिया, सेल्स मैनेजर ने 2 पर्सन को फिर से हायर कर लिया। तो इस तरीके से जो सीईओ का काम था उसने कैसे बांट दिया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, इस तरीके से फंक्शन बांट दिया। और इन तीनों लोगों ने, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स के पर्सन ने अपने अंदर एम्प्लॉयज रख लिए जिनको जितनी उनको जरूरत थी, और इस तरीके से ये लोग अपना काम आगे करेंगे, राइट। तो ये है थोड़ा सा फंक्शनल स्ट्रक्चर। आगे हम लोग देखेंगे इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या है ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या है ये टॉपिक, इसमें हम क्या देखेंगे। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, देखिए सबसे पहला एडवांटेज है हमारे पास फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। देखिए आ गए वही टॉपिक जो आपके मन में आ रहा था। जिस पर्सन को आप जो काम दोगे वो उस काम में क्या बनेगा, स्पेशलाइज्ड बनेगा, निपुण हो जाएगा, उसको वो काम में एक्सपर्टाइज हासिल हो जाएगी। दूसरा देखिए इंक्रीजिंग मैनेजियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब मैंने चैप्टर 1 में बताया था, मैनेजमेंट में हमने मीनिंग पढ़ी थी एफिशिएंसी, और बताइए एक चीज और हमने पढ़ी थी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो यानी कम समय में किसी काम को कर देना, ये तभी हो पाता है जब आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएं। जैसे मान लीजिए एग्जाम है, एग्जाम में एनसीईआरटी सीबीएसई कहती है 3 घंटे में आपको आपका पूरा पेपर करना है, लेकिन बच्चों का एग्जाम में छूटता क्यों है पेपर, क्योंकि उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एफिशिएंसी आपके अंदर तभी आएगी जब आप किसी चीज को बार बार करेंगे और उस अभ्यास के तहत आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेंगे। दूसरा बेनिफिट ये हुआ। तीसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब डिपार्टमेंट्स में क्या देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन। कैसे, जो डिपार्टमेंट्स आपस में थे, एचआर, प्रोडक्शन, सेल्स, इनमें क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा, क्योंकि इन सबको एक ही गोल के अंदर काम करना है। तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन। फिर अपने काम में आपका ध्यान रहेगा, ड्यू अटेंशन। ड्यू अटेंशन मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम में फोकस करना है, तो आप क्या मेंटेन कर पाओगे, अटेंशन। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ईजियर। जब ट्रेनिंग देने की बात आएगी तो जैसा कि मैंने बताया कौन क्या काम कर रहा है, किससे क्या काम कराना है, आपको ये पता चल जाएगा, इसलिए आप ट्रेनिंग देने में एक्सपर्टाइज हो जाओगे और ट्रेनिंग देना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। काम को 2 बार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नॉर्मली होता है कि जब काम बटा नहीं होता तो पता चला एक ही पर्सन या 3 पर्सन एक ही काम को कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, अलग अलग बांटना चाहिए। तो इससे हम इस चीज को टाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। देखिए पहला डिसएडवांटेज लिखा है एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। अब डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव मतलब एक कंपनी है, कंपनी के सीईओ हैं, अब सीईओ चाहते हैं कि मैं ये अचीव करूं, उन्होंने फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिपार्टमेंट्स के अपने गोल बन जाते हैं कि मेरा ये गोल है। तो कहीं ना कहीं आप डिपार्टमेंटल गोल पे ज्यादा फोकस हो गई कंपनी, रादर ओवरऑल गोल, राइट, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है सेल मैनेजर कि किससे नहीं बनती, प्रोडक्शन मैनेजर से, फाइनेंस मैनेजर किससे नहीं बनती। इस तरीके से जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डिस्प्यूट हो रहा है, लोगों की जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही। लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेस नहीं ला पा रहे हम, हमें कुछ परिवर्तन करना है कंपनी में, हमें पर्सन से काम को नहीं कराना है, या तो हमें कहीं ना कहीं उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी फील हो रही है, हम उससे वो काम को नहीं टेक आउट कर पा रहे। नेक्स्ट है डिफिकल्टी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको लगता है कि आपके पास स्टाफ जो है सफिशिएंट नहीं है, एक एफिशिएंट स्टाफ नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आपके पास डिपार्टमेंट अच्छा हो, लोग मन लगा के काम करें, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है मैनेजर डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट। सबका विकास करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कंपनी में सब तरह के दिमाग के लोग होते हैं, सब पर्सन से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई स्पेशलाइज होगा। जरूरी नहीं है कि जितना एफिशिएंट आपके एक भैया हैं दूसरे भैया भी उतने एक्सपर्ट हो। जरूरी नहीं है किसी के अगर 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, तीनों लड़के ही पढ़ाई में अव्वल निकले, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबका अलग अलग वैल्यू है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है। तो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सूटेबिलिटी। एग्जाम में पूछता है कि बताओ कौन सी कंपनी को ये फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए। तो हम एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, ध्यान से देखो,
सूटेबल है किसके लिए? मीडियम साइज कंपनियां और जो कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं वो स्मॉल हम बोल सकते हैं, उनके लिए ये बेटर है। मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं या जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती हैं उनको फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करना चाहिए, उनके लिए फिर हम दूसरा पढ़ेंगे डिविजनल। तो ये याद रखना है, सूटेबिलिटी एग्जाम में जरूर पूछता है एग्जामिनर कि सूटेबल किसके लिए ये है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर अगर आपको फंक्शनल समझ में आ गया तो डिवीजन और भी बढ़िया समझ में आएगा, राइट। कैसे? देखो डिविजनल स्ट्रक्चर, ये पहले आप इस चार्ट को देख लो तो डिवीजन स्ट्रक्चर ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी कि डिवीजन हम बना क्यों रहे हैं, डिवीजन का मतलब क्या है। ये प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपनी कंपनी को कैसे बांटा। ये प्रेसिडेंट है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी के प्रेसिडेंट है, ये हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने क्या किया, अब मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप के बहुत सारे काम हैं। रिलायंस रिफाइनरी का भी काम करती है, रिलायंस म्यूचुअल फंड्स में भी काम करती है, रिलायंस जो है रिटेल में भी काम करती है, रिलायंस का अब तो जियो भी आ गया, कम्युनिकेशन सेक्टर में भी आ गई है। तो इसका मतलब अब जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्या है, मल्टीपल बिजनेस को हैंडल करना पड़ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, डिविजन्स बना रहे हैं। देखो ये लिखा, प्रोडक्ट ए एक डिवीजन, प्रोडक्ट बी एक डिवीजन, प्रोडक्ट सी एक डिवीजन। अब इनको ये आपस में क्या है, मिलाना नहीं चाहते। तो देखो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट ए के अंदर इन्होंने रख लिया एक रिसर्च का पर्सन, एक मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन, एक मार्केटिंग का, एक फाइनेंस का, समझ रहे हो आप। इसी तरीके से फिर प्रोडक्ट बी में रख लिया क्या, एक रिसर्च का, एक मैन्युफैक्चरिंग का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का। इसी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, सारे प्रोडक्ट के डिवीजन को सब पर्सन में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट ए का बी से सी से कोई रिलेशन नहीं, यानी हमको ऐसा लगेगा, वो तो बाद में पता चलता है कि अरे ये तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एक ही कंपनी का है, रिलायंस का, हमें तो पता ही नहीं था। इसका मतलब ये ऐसे काम करते हैं जैसे कि ये एक नहीं 3 कंपनियां। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे कि बताओ डिवीजन स्ट्रक्चर किस कंपनी के लिए सुटेबल है, तो आप यहीं पे बता दोगे कि सर जिस कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो या जो कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हो उसके लिए क्या सुटेबल है, बोलो डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या फायदे नुकसान देखने को मिलते हैं हमें डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करने के, डिवीजन स्ट्रक्चर के क्या मेरिट डिमेरिट्स हैं। देखिए एडवांटेज में सबसे पहला कहता है क्या आपको फायदा मिलेगा, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वेरीड स्किल। वेरीड मतलब अब आप देखो एक स्कूल है, उसको जैसे कि मैंने बताया उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस भी है, उसमें आप कॉमर्स भी देखते हैं, उसमें आप ह्यूमैनिटीज भी देखते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं उस स्कूल में कहीं ना कहीं क्या होगा, मल्टीपल स्किल के क्या होंगे, टीचर्स होंगे, मल्टीपल स्किल के स्टूडेंट्स भी होंगे, और एक स्कूल जो है ओवरऑल क्या माना जाएगा, एक स्कूल बड़ा और डेवलप स्कूल माना जाता है, राइट। दूसरा एडवांटेज है हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अब फिक्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमर्स डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है वो साइंस नहीं ले सकता है, साइंस वालों की ह्यूमैनिटीज नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, स्कूल वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर दिया है कि कॉमर्स वालों को पढ़ाने के लिए कॉमर्स स्पेशलिस्ट टीचर होने चाहिए, साइंस वालों को पढ़ाने के लिए साइंस स्पेशलिस्ट होने चाहिए। थर्ड है प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव ये क्या है, 2 फंक्शन है, यानी डिवीजन से कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर मुझे लगा मेरा कॉमर्स का सेक्शन ठीक नहीं चल रहा है तो आई विल चेंज द फैकल्टीज, मैं टीचर चेंज कर सकता हूं या इंटर चेंज भी कर सकता हूं कि क्यों ना टीचरों को मैं इंटरचेंज कर दूं कि अगर टीचर का अकाउंट्स पढ़ाने का मन नहीं है या उनका अकाउंट्स वीक है तो हो सकता है वो ज्योग्राफी या साइंस पढ़ाने में इंटरेस्ट रखें, तो फ्लेक्सिबल मैं कर सकता हूं अगर वो क्या लेना चाहे, इनिशिएटिव लेना चाहे। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब देखो रिलायंस कंपनी का एग्जांपल अगर आप लोगे तो रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, ईयर बाय ईयर ग्रो कर रही है, नए नए प्रोडक्ट में जा रही है। जैसे अभी उसने क्या किया, मैंने 2020 के बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने, तो 2020 में रिलायंस कंपनी ने क्या किया बताओ। रिलायंस कंपनी ने जो इंडिया की एक रिटेल बिजनेस थी उसमें उसका नाम था फ्यूचर ग्रुप, जिसे आप बिग बाजार के नाम से जानते हैं, उस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इसका मतलब रिलायंस कहीं ना कहीं अपना मार्केट फैला रही है, किस तरफ बताओ, रिटेल की तरफ,
यानी रिटेल सेक्टर में अब रिलायंस ज्यादा पैसा लगा रही है। इसी तरीके 2020 में ही रिलायंस कंपनी ने फेसबुक से कुछ इन्वेस्टमेंट ली, यानी उनका कुछ फेसबुक से भी बिजनेस एक्सपेंशन की बात चल रही है, यानी रिलायंस कंपनी फेसबुक से भी अब कुछ बिजनेस टाई अप्स कर रही। अब क्या उनकी ट्रीटी हुई है हम इसको अभी नहीं कह सकते। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज इजी। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज इजी, उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी कंपनी में मैनेजमेंट है, जो आपकी कंपनी को चला रहे हैं, उनको डेवलपमेंट इजी मिलेगा, उनको डेवलपमेंट में इजी मिलेगा, उनको आप विकास कर सकते हो, उनका आप एक तरीके से डेवलपमेंट आसानी से किया सकता है। कोऑर्डिनेशन बिकम इजी, कोऑर्डिनेशन, अब यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन बना सकता है, मैंने फंक्शनल में सिखाया, वहां पे कोऑर्डिनेशन था, अब यहाँ पे भी कंपनी बड़ी है तो हम चाहेंगे कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर को कोऑपरेट करे और डिवीजन आपस में क्या ना करे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना करे, राइट। डिसएडवांटेज के पॉइंट्स देखते हैं अब हम लोग। डिसएडवांटेज देखिए क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन, बिल्कुल डिवीजन हो सकता है, जैसे मैंने बताया जियो कंपनी का वैसे तो कोई लिंक नहीं है रिटेल से, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, प्रॉफिट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसका प्रॉफिट ज्यादा मेरा प्रॉफिट कम, या रिलायंस ग्रुप रिलायंस जियो में ज्यादा पैसा लगा रहा हो और उस सेक्टर में ना लगा रहा हो, उसको ज्यादा प्रमोट कर रहा हो, उसको कम प्रमोट कर रहा हो, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं डिवीजन में। जैसे एक किसी के 3 बच्चे हैं, कभी ऐसा बच्चा ऐसा फील करता है कि पेरेंट्स के मन में ऐसा नहीं है कि बच्चा क्या फील कर सकता है, उसको बड़े स्कूल में डाला, मुझे छोटे स्कूल में डाला, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे 10 रुपए देते हैं, मुझे 5 रुपए देते हैं। तो ये छोटी छोटी भावनाएं हैं, डिवीजन में क्यों आई, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो सकता है, ऐसा कंपनी में भी होता है, डिविजन्स में भी होता है। दूसरा क्या है, लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। अब देखो ना, डिविजनल कंपनी है तो जाहिर है बहुत बड़ी कंपनी है, एक डिपार्टमेंट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं सैलरी क्या है, बहुत ज्यादा पे करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज आपके पास काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर डिवीजन में आप फॉलो कर रहे हो तो आपको एक बहुत ज्यादा पैसा सैलरीज में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और बहुत सारे प्रमोशनल कॉस्ट में रखने पड़ते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज इज इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं वहां पे भी आया था, देखो याद करो डिसएडवांटेज इनफॉर्मल में, सॉरी डिवीजन फंक्शनल में, कि वहां पे भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को डाइल्यूट होता है। अब कंपनी जितनी ज्यादा बड़ी होती जाती है ना, सपने जो हैं बनते चले जाते हैं, जैसे माता पिता के सपने, बच्चों के अलग सपने, बच्चों के अलग सपने, जबकि होना क्या चाहिए, एक कंबाइंड फैमिली का एक गोल होना चाहिए। तो जब ज्यादा बड़ी फैमिली होती है तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए एक फैमिली का वो डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ऐसी ही कंपनी है, कंपनी भी तो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी मीनिंग में भी यही लिखा हुआ है। तो जो प्रॉब्लम एक समाज में आती है, एक परिवार में आती है, वही एक कंपनी में आ सकती है, ऐसे आपको समझना है। लास्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिकम कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया, डायग्राम से पता चल रहा था कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया कि हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। समझ रहे हो, सीईओ अगर बोलना चाह रहा है डिवीजन से तो कह रहे हैं कि आप उस डिवीजन से बात कीजिए, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इतना ज्यादा उसके अंदर डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं, डिविजन्स बन चुके हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उसको चेंज भी नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो हमारे पास वही सूटेबिलिटी वाला पॉइंट्स आ गया, जिसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अगर एग्जाम में पूछता है कौन सी कंपनी के लिए डिविजनल सूटेबल है, तो अब एग्जाम में क्या लिख के आएंगे बताओ, लार्ज कंपनियां जो हैं या ऐसी कंपनियां जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनके लिए क्या है, ये सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है कि वो कैसे काम करें, डिवीजन बेस पे काम करें। वो पहले कंपनी को क्या करें, डिविजन्स बनाएं, डिवीजन के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाएं, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगी। सूटेबिलिटी का मतलब ध्यान समझो, हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो ऐसा काम करेगा ऐसा ही होता है, हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो, लार्ज लेवल पे काम करना चाहते हो, तो आप डिवीजन के हिसाब से काम कीजिए रादर देन फंक्शनल, राइट। अब हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग से क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है। देखो ध्यान से, फंक्शनल एंड डिवीजन में क्या फर्क है। पहला देखिए, फॉर्मेशन के बेस पे अगर हम देखें तो फंक्शनल कैसे डिजाइन हुआ, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, काम के हिसाब से बटी कंपनी फंक्शनल हुआ,
और प्रोडक्ट के हिसाब से जब बांटा गया, कितने प्रोडक्ट हैं आपके, तो क्या बन गई वो डिविजनल स्ट्रक्चर। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसमें लोग कैसे होते हैं, फंक्शन के हिसाब से स्पेशल होते हैं, मतलब किसको क्या काम अच्छा लगता है उसको वो इसमें काम एक्सपर्टाइज बन जाता है, राइट। अच्छा, डिवीजन में कैसे है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, जैसे जियो कंपनी में कौन से एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर वाले काम कर रहे हैं। रिटेल में कौन एक्सपर्टाइज है, जो मार्केटिंग का काम अच्छा करते हैं, जो एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, ये है प्रोडक्ट स्पेशलाइजर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ डिपार्टमेंट फंक्शन में डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे क्या है, फिक्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपने डिवीजन बनाए, फिर डिपार्टमेंट्स बनाए, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान हो गया एज कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब मैनेजरियल डेवलपमेंट की बात करो, मैनेजरियल डेवलपमेंट का विकास हो पाता है क्या, देखो डिफिकल्ट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू दी टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि जितने मैनेजर्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं टॉप लेवल से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है, इजी है, यहाँ पे विकास कर पाना इजी है। ऑटोनॉमी एज वेल एज चांसेस ऑफ परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन हेल्प इन मैनेजरियल डेवलपमेंट, यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर में आप मैनेजरियल डेवलपमेंट को कर सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता दे देते हो कि आप अपने काम को अपनी मर्जी से कीजिए और कंपनी को ऊंचाइयों पे ले जाइए। अब कॉस्ट की बात करो, आप अभी मैंने बताया, बताओ अभी याद होगा आपको, खर्चीला कौन है, डिविजनल, कम खर्चीला कौन है, फंक्शनल। मैंने कम खर्चीला बोला है, मतलब ऐसा नहीं बोला उसमें पैसा नहीं लगता, यानी फंक्शन की बात करें फंक्शन स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे काम डुप्लीकेट नहीं हो रहा, यहाँ पे डिवीजन नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सस्ता पड़ता है आपके लिए, जबकि वहां क्या है, डुप्लीकेशन है, दो एचआर मैनेजर हैं दो डिविजन में, तो ये कॉस्टली पड़ता है, यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो फंक्शनल में डिफिकल्ट है, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, राइट, और यहाँ पे क्या है, इजी है, बिकॉज ऑल फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड एज डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इंटर रिलेशन ही खत्म कर दिया, हमने सीधा बोल दिया आर्ट्स के सेक्शन अलग, कॉमर्स के अलग, साइंस के अलग, ऐसे बांट दिया हमने। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं हो रही, आपस में हमने कोऑर्डिनेशन लिंक कर दिया, स्कूल को ज्वाइंट कर दिया और उनको बोल दिया कि हम सबको मिलकर क्या करना है, अपने स्कूल को टॉप स्कूल दिल्ली का बनाना है। इस तरीके से लोग काम करते हैं, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो अब हम लोग डेलीगेशन से नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, फ्रेश सेशन से करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ तक हमने कर लिया, स्ट्रक्चरिंग तक हमारा एक पार्ट और खत्म हो गया, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दैट वाज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।